नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हमारी जिंदगी को अंदर से बदलने की ताकत रखता है, और वो है स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी और चिंतन की शक्ति से अपनी आंतरिक दुनिया को संवारना। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वहां असल में क्या मिलेगा? क्या वहां एक शांत सुंदर बगीचा होगा या फिर विचारों का एक घना उलझा हुआ जंगल? इस बात को ठीक से समझने के लिए हम 5 पड़ावों का सफर तय करेंगे। शुरुआत करेंगे मन की डोजल हालत से और फिर देखेंगे कि कैसे रोजाना के अभ्यास से इसे एक खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, मन का जंगली स्वरूप। मतलब अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये किस दिशा में जाता है? यहाँ एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है कि बिना किसी कोशिश के हमारा मन स्वाभाविक रूप से नेगेटिविटी और उलझन की तरफ ही भागता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, उसे ऊपर चढ़ाने के लिए तो मेहनत लगती है ना। ये तस्वीर कितनी सटीक है ना। ये दिखाती है कि अगर मन को संवारा ना जाए तो हमारी अंदर की दुनिया कैसी दिखती है, अनचाहे विचारों और बुरी आदतों से भरी हुई। और ये जो घास फूस है, ये असल में है क्या? ये वही पुरानी बुरी आदतें हैं, नेगेटिव सोच है, समाज का दबाव है, या फिर हमारी बुनियादी प्रवृत्तियां हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हमारे कामों पर हावी हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस मानसिक जंगल को कैसे साफ किया जाए, इसे कैसे संवारा जाए। चलिए अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं, यानी अपनी आंतरिक दुनिया का निर्माण कैसे करें। इस पूरे बदलाव का जो सबसे बड़ा औजार है वो है स्वाध्याय। सीधा सा मतलब है सेल्फ स्टडी या आत्मा अध्ययन। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि हम जानबूझकर अपनी एक पर्सनल, एक प्राइवेट दुनिया बनाएं, एक ऐसी मानसिक जगह जहां हम महान लोगों और उनके प्रेरणा देने वाले कामों के साथ रहें। सोचिए, किताबों के जरिए हम इतिहास के बड़े से बड़े विचारकों से जब चाहें सलाह ले सकते हैं। इससे हमें किसी जीवित गुरु को ढूंढने की मुश्किल भी नहीं होती, सारा ज्ञान हमारी पहुंच में होता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ अच्छी बातें पढ़ लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है, इसके लिए भी एक बहुत साफ तरीका बताया गया है। देखिए, ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छी किताबों के लिए थोड़ा समय और बजट निकालना, ध्यान से पढ़ना, काम की बातें नोट करना जैसे कोई कीमती मोती चुन रहा हो, और फिर उन नोट्स को बार बार देखकर सोचना कि इन्हें लागू कैसे किया जाए। और ये बात फिर से वही खेती वाली मिसाल को सामने लाती है कि अपने अंदर के जंगल को एक उपजाऊ खेत में बदलना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पूरी प्लानिंग और पक्का इरादा चाहिए। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वो ये कि हर तरह का ज्ञान एक जैसा नहीं होता। जानकारी और विवेक में फर्क होता है। ज्ञान की इस जबरदस्त ताकत पर जोर देने के लिए भगवद गीता का ये श्लोक लिया गया है कि इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली कोई और चीज है ही नहीं। यहाँ 2 तरह के ज्ञान में फर्क बताया गया है। एक वो ज्ञान है जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, और दूसरा है सच्चा ज्ञान जिसे विद्या कहा गया है। ये हमें स्वाध्याय और सत्संग से मिलता है, यानी अच्छी किताबों और अच्छे लोगों की संगत से। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो विद्या क्या है? ये वो असली पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना दे। मतलब ये वो समझ है जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देती है, उसे ऊपर उठा देती है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये सब बातें अच्छी तो हैं, पर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये बात गांठ बांधने वाली है। जैसे हम रोज नहाकर शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी रोज होनी चाहिए। दुनिया भर की जो नेगेटिविटी हम पर असर डालती है, उसे रोज धोना जरूरी है। हाँ, और असरदार होने के लिए ये काम रोज करना होगा, पूरी लगन के साथ। पता है कितना? कम से कम 1 घंटा रोज। तभी जाकर इसका असली फायदा दिखेगा। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे मन में अच्छे और सकारात्मक विचार इतने ज्यादा हो जाएं कि बुरे विचार टिक ही ना पाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साफ बहती हुई नदी में अगर थोड़ी सी गंदगी डाल भी दी जाए
तो वो मैली नहीं होती, उसे बहा ले जाती है। तो कुल मिलाकर स्वाध्याय ही खुद को शुद्ध करने और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने का सबसे सीधा, सबसे ताकतवर तरीका है। ये एक ऐसा साधन है जो हर किसी की पहुंच में है। और अब हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमारी अंदर की दुनिया एक बगीचे की तरह है जिसकी देखभाल हमें ही करनी है, तो क्यों ना आज ही तय किया जाए कि आज मन में कौन सा एक अच्छा और सकारात्मक बीज बोया जाए। कभी सोचा है कि किताबें पढ़ना जो इतना आम सा काम लगता है, वो असल में हमारी जिंदगी, हमारे करियर, यहाँ तक कि पूरे देश की किस्मत कैसे बदल सकता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत करते हैं लोकमान्य तिलक के इस दमदार विचार से। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये इस बात का निचोड़ है कि किताबें महज एक शौक नहीं, बल्कि बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं परम शांति की। चलिए देखते हैं कि कैसे किताबें जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों में एक ढाल की तरह काम कर सकती हैं। एक ऐसी शांति दे सकती हैं जो शायद दुनिया की किसी और चीज में मिलना मुश्किल है। पता है, जब कोई बहुत ध्यान से डूबकर पढ़ता है तो वो एक तरह से मेडिटेशन या ध्यान लगाने जैसा ही होता है। ये एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां बाहर का शोर, दिन भर की भागदौड़, सब फीका पड़ जाता है और मन एकदम शांत, फोकस्ड और आजाद महसूस करता है। अब जरा पढ़ने से मिली इस मानसिक एकाग्रता की ताकत को देखिए। ये इतनी जबरदस्त हो सकती है, इतनी अविश्वसनीय कि इंसान अपने शारीरिक दर्द तक को भूल जाए। और ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है जो इस बात का सबूत है। तो ये तो हुई मन की शांति की बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किताबों से मिला ज्ञान कैसे किसी को गरीबी और मुश्किलों से निकालकर बहुत बड़ी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर साधन न हो तो ज्ञान कैसे मिलेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? टी.एस. मुथुसामी अय्यर की कहानी हमें कुछ और ही बताती है। वो ये दिखाती है कि जब ज्ञान की प्यास सच्ची हो ना, तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक सीधी लकीर है, एक नक्शा है जो दिखाता है कि कैसे अपनी मेहनत और लगन से की गई पढ़ाई किसी को देश के सबसे ऊंचे पदों में से एक तक पहुंचा सकती है। और पढ़ने को लेकर ऐसा ही जुनून, ऐसा ही जबरदस्त फोकस अमेरिका में एक और नौजवान के अंदर था। सोचिए, एक गरीब अप्रवासी जो एक स्टील कंपनी में चपरासी का काम करता था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। तो एंड्रू कार्नेगी का चपरासी से एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। नहीं, ये सीधा सीधा नतीजा था उनकी उस लगन का, उस भूख का जो उन्हें किताबों के जरिए ज्ञान हासिल करने के लिए थी। अच्छा, एक इंसान पढ़ने से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है, ये तो हमने देख लिया। पर जरा सोचिए, अगर पूरा का पूरा देश ही पढ़ने को अपना ले तो क्या होगा? चलिए अब इस बड़े पैमाने पर देखते हैं। दुनिया के कई देशों ने इस सीक्रेट को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो ये कि अगर आप अपने नागरिकों को ज्ञान तक आसान पहुंच देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे अपने देश की तरक्की और खुशहाली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कनाडा। दशकों पहले जब कनाडा एक गरीब देश था, उसने बहुत समझदारी से काम लिया। उसने पूरे देश में लाइब्रेरीज का एक नेटवर्क बना दिया। इससे हुआ ये कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई सीख सकता था। लोग काम करते करते भी नई स्किल्स सीख रहे थे और नतीजा, देश ने रॉकेट की स्पीड से तरक्की की। और जापान का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। एक स्कॉलर ने देखा कि ओसाका में एक लाइब्रेरी के बाहर लंबी लाइन लगी है और लोग लाइन में खड़े खड़े भी पढ़ रहे हैं। सोचिए, ये दिखाता है कि वहां पढ़ने का कल्चर कितना गहरा है, और यही कल्चर जापान की जबरदस्त कामयाबी के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, ये तो साफ है, पर एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कोई भी किताब पढ़ लेना काफी है, या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और कभी-कभी हैरान करने वाला भी हो सकता है। ये सवाल सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि क्या लाइब्रेरीज का समाज पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड में कुछ समय के लिए इसका जवाब हाँ में था। इंग्लैंड में उस वक्त पढ़ने के 2 रास्ते बन गए थे।
एक तरफ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए उपन्यास और सनसनीखेज साहित्य पढ़ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। और दूसरी तरफ जब लोगों को सही दिशा दी गई, जब उन्होंने रचनात्मक, एजुकेशनल और टेक्निकल किताबें पढ़नी शुरू की, तो देश में इनोवेशन और आर्थिक विकास की लहर आ गई। और इस बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है बैकबेल नाम का एक बेरोजगार नौजवान। उसने क्या किया, लाइब्रेरी जाके सिर्फ किताबों की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो इंजीनियरिंग सीख ली और अपना पूरा करियर बना लिया। ये है सही तरह की रीडिंग की ताकत। तो अब तक हमने पढ़ने की ताकत को अलग अलग तरीकों से समझा। अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में कैसे करें। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने अंदर वो शांति और मजबूती वाली जगह कैसे बनाएं? इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका है स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी। इसका मतलब है कि हम जानबूझकर सोच समझकर पढ़ने और सोचने के जरिए अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बनाएं। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद चुनते हैं कि कौन से विचार हमें प्रभावित करेंगे, हमारे मन को आकार देंगे, न कि बस आसपास की नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दें। और इसे शुरू करना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल, एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। कोई भी स्वाध्याय की इस ताकत को अपनाकर अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वाध्याय से बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हर तरफ हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, शायद ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि खुद को बेहतर बनाने का सबसे ताकतवर टूल हमेशा से हमारे पास ही था, बस एक शेल्फ पर चुपचाप हमारे उठाए जाने का इंतजार कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की शक्तिशाली आदत के बारे में, जिसे कहते हैं स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी। और हम देखेंगे कि ये जो सदियों पुरानी परंपरा है, वो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी कितनी ज्यादा जरूरी और असरदार है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक कोर्टरूम का सीन है। एक तरफ है एक बहुत ही तजुर्बेकार सीनियर वकील, जिन्हें अपनी पिछली जीतों पर, अपने अनुभव पर पूरा भरोसा है। और दूसरी तरफ है एक नया वकील, जो अभी अभी फील्ड में आया है, लेकिन हर रोज बिना एक भी दिन चूके अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को और तेज कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि जीतता कौन है, कौन बाजी मार ले जाता है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। ज्यादातर केस में जीत उस नए और मेहनती वकील की होती है, जो सीनियर वकील को भी पीछे छोड़ देता है, जो बस अपने पुराने अनुभव के सहारे बैठा था। तो ये कोई तुक्का नहीं है और न ही ये कोई किस्मत का खेल है। इस नतीजे के पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है, जिसे हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कुछ किताबें पढ़ लेना नहीं होता। ये एक कमिटमेंट है, एक अनुशासन है, हर रोज कुछ नया सीखने का, ताकि हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा ताज़ा रहे, काम का रहे और पावरफुल बना रहे। और इसे सिर्फ एक थ्योरी मत समझिए, ये एक तरह का साइंटिफिक ट्रुथ है, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। कोई किसी भी फील्ड में हो, लगातार सीखना उसे आगे ही बढ़ाएगा और सीखना बंद कर देना उसे पीछे धकेल देगा, फिर चाहे उसके पास शुरुआत में कितना भी टैलेंट या एक्सपीरियंस क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो स्वाध्याय की ताकत है, ये सिर्फ हमारे प्रोफेशनल करियर, हमारे कामकाज तक ही सीमित है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर कैसे असर डालती है। स्वाध्याय का असर सिर्फ कामकाज तक नहीं है, बल्कि किसी के आध्यात्मिक सफर में भी इसका बहुत गहरा और बहुत जरूरी रोल है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान है जो घंटों पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, मंत्र जाप करता है, लेकिन उन ग्रंथों को कभी खोल कर ही नहीं देखता जिनके आधार पर ये सारी चीजें बनी हैं। तो होता क्या है कि वो बाहरी कामों में ही उलझ कर रह जाता है और जो असली ज्ञान है, जो असली समझ है, उस तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिक तरक्की के लिए विचारों की गहराई में उतरना ही पड़ता है। और बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है। स्वाध्याय की आदत सिर्फ जानकारी नहीं बढ़ाती, ये किसी इंसान के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को बनाती है, उसे मजबूत करती है। देखिए, जब रोज कुछ अच्छा पढ़ने, कुछ नया सीखने की आदत बन जाती है ना, तो जिंदगी अपने आप एक मकसद के आसपास सिमटने लगती है। ये आदत एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करती है, जो इंसान को बुरी संगत, आलस और मन के भटकाव जैसी कमजोरियों से बचा कर रखती है। पुराने जमाने के ज्ञानी लोग तो स्वाध्याय को एक सच्चा दोस्त मानते थे।
उनका कहना था कि जो कोई भी इस दोस्त को छोड़ देता है वो अंदर से कमजोर हो जाता है, उसका मन यहां वहां भटकने लगता है और सही गलत को पहचानने की उसकी समझ भी कमजोर पड़ जाती है। और ये जो आदत है ना, ये सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलती, इसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। खुद महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, उन्होंने साफ साफ माना था कि उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी जिंदगी और उनके बड़े बड़े आंदोलनों की जो नींव थी वो कुछ गिनी चुनी किताबों ने ही रखी थी। और ये सिलसिला सिर्फ वही नहीं रुका। देखिए, मार्क्स ने हेगल को पढ़ा और फिर लेनिन ने मार्क्स के विचारों को पढ़ा और उसी से एक क्रांति की शुरुआत हो गई। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो किताबों से शुरू होता है और दुनिया बदल देता है। इतिहास गवाह है, चाहे अमेरिका की क्रांति हो या रूस की, या फिर भारत का आध्यात्मिक पुनर्जागरण, हर बड़े बदलाव की जड़ में आपको कुछ किताबें और उन्हें पढ़ने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आखिर में स्वाध्याय की इस पूरी परंपरा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? रोमन फिलोसोफर सिसरो ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किताबों के बिना एक कमरा एक बेजान शरीर की तरह है जिसमें कोई आत्मा ही ना हो। और सिर्फ सिसरो ही नहीं, हमारे अपने लोकमान्य तिलक का विश्वास तो देखिए। वो कहते थे कि अगर अच्छी किताबें साथ हों तो वो नर्क जैसी जगह को भी स्वर्ग बना सकती हैं। सोचिए, किताबें क्या हैं? वो जागते हुए देवता हैं। वो तूफानी समंदर में एक लाइट हाउस की तरह हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, और वो सबसे सच्चे दोस्त हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी अपनी अलमारी में वो कौन सी एक किताब रखी है जिसमें हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ताकत छुपी है।